महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग मंत्री श्रीमान आपले लाडके चंद्रकांत दादा पाटील यांचा मी स्वागत करतोय। त्यांना मराठी मेरी उतनी शुद्ध नहीं है, मैं हिंदी में ही अपना उद्बोधन रखूँगा। नहीं, हिंदी में बोलेंगे। यहाँ आते हुए मराठी बोलते बहुत हैं पर उतना अभ्यास हो नहीं पाता स्टेज के हिसाब से। ग्रासिम इंडस्ट्री लिमिटेड के मार्केटिंग प्रेसिडेंट श्री मनमोहन सिंह जी, हमारे हाथकणंगले मतदार संघ के कार्यक्षम विधायक एवं टेक्सटाइल क्षेत्र के एकदम ज्ञाता श्री प्रकाश अन्ना आवाड़े एवं हमारे इचलगंज शहर में मुख्य सूत व्यापारी श्री अरुण कुमार जी गोयनका, देश भर से, देश के सभी राज्यों से पधारे हुए टेक्सटाइल के मान्यवरगण, हमारी संस्था के सभी सभासदगण, इचलगंज शहर के प्रतिनिधि, प्रतिष्ठित कारखानदार, व्यापारी बंधु एवं इचलगंज के अपने डीकेटी इंस्टीट्यूट के आए हुए प्राध्यापक, विद्यार्थीगण, सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रथम मैं अपनी संस्था इचलगंजी शटललेस फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। वर्ष 2000-2001 तक हमारे इचलगंजी शहर में अधिकांशतः सादे लूम अथवा शटल के रूटी बी, रूटी सी लूम तक का कपड़ा इचलगंजी में बनता था। 2000-2001 के समय से हमारे यहाँ के लोक प्रतिनिधि और सभी कारखानदारों के अथक प्रयत्न से एवं राज्य सरकार की उस समय आई हुई स्कीमों के कारण पूरे पावरलूम सेक्टर को एक आधुनिकीकरण का रूप आना चाहिए, नई मशीन आनी चाहिए, उसके हिसाब से पूरा एक अभियान चलाया गया, जिसमें हमारे प्रकाश अन्ना आवाड़े ने बहुत अधिक सहयोग दिया। और इस 22 साल में वो जो उन्होंने लगाई, अपने जो पौधा जो लगाया शटललेस लूम्स संस्कृति का, वो धीरे धीरे बढ़ते हुए आज की तारीख में 20 से 22 हज़ार शटललेस लूम्स अपने इचलगंजी परिसर में हैं, जो कि पूरे भारतवर्ष में एक परिसर में 20-22 हज़ार शटललेस लूम, एयरजेट लूम कहीं भी नहीं है। वो भी एक छोटे लघु उद्योग के रूप में यह क्षेत्र अपने यहाँ चालू है। पहले यहाँ पर स्टार्टिंग में पुराने लूम आते थे, रैपियर के पुराने यूरोप के लूम्स वगैरह आते थे। धीरे धीरे यहाँ से खपत जो बढ़नी शुरू हुई, समझ बढ़ी, नए लूम आने लगे। आज की स्थिति तो ये है कि कोई भी नया एयरजेट लूम कोई भी लॉन्च होगा तो प्रथम लूम कोई भी आएगा वो इचलगंजी में आ रहा है। जो भी बड़ी से बड़ी कंपनी अपना नया कुछ भी करेंगे, यहाँ से एक्सपीरियंस, यहाँ पर टेस्टिंग वगैरह करेंगे और यहाँ से फिर आगे उनका अपना आगे नई मशीनों का बढ़ावा देते जाएंगे। मतलब उनके लिए भी इतनी महत्वपूर्ण हो गई है और अलग अलग मशीनें अलग अलग स्टेप्स में आने के कारण हमारे यहाँ इतना वर्सेटाइल कपड़े का प्रोडक्शन हो गया है कि किसी भी प्रकार का कपड़ा 100 मीटर से लगाकर 10 लाख मीटर तक कपड़ा इचलगंजी मंडी 15-20 दिन 25 दिन में कपड़ा देने की ताकत रखती है। उससे अपने को अंदाज लगता है कि एक शॉट में 5-10 लाख मीटर देना आज की तारीख में इचलगंजी के लिए एक सहज विषय है और सहजता से सप्लाई कर रहे हैं। अत्यधिक प्रोडक्शन के कारण यहाँ पर पहले तो लगभग लोकल में ही कपड़ा 2000-2001 तक लोकल में ही कपड़ा काफ़ी कुछ यहाँ पर बिक जाता था। पर जिस प्रकार से आधुनिकीकरण के कारण प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़ा तो बाहर गांव की मंडियों में भी इचलगंजी का कपड़ा सब जगह डायरेक्ट जाने लगा। उसमें जैसे मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली, कलकत्ता सभी जगह अपना ग्रे कपड़ा इचलगंजी का जाने लगा है। आज की स्थिति में वर्ल्ड के टॉपेस्ट ब्रांड में इचलगंजी का वीव किया हुआ ग्रे कपड़ा उनकी सभी ब्रांडों में चल रहा है। अब तक इचलगंजी में टेक्सटाइल क्षेत्र की संस्थाएं यहाँ की समस्याओं के लिए कार्यरत थी और लोकल लेवल पर उनका सभी का हल हो जाता था। हमारी संस्था ने स्थापना के समय से यह इनिशिएटिव लिया कि अपने को आज बाहर जो भी कपड़ा बेचते हैं
उसमें जो भी अड़चन आती है, जो भी समस्याएं आती है, आज अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई वगैरह जो भी मंडियों में कपड़ा जाता है और वहाँ पर अपनी अच्छे से मार्केटिंग हो सके, वहाँ से वापस भुगतान वगैरह अच्छे से हो सके, उस उद्देश्य से हमने अपनी संस्था का गठन किया। उसकी ज़रूरत महसूस हुई कि भाई लोकल में तो अपन लोग सभी संस्थाओं के थ्रू अपनी जो भी समस्या है उनका निराकरण कर लेते हैं, पर बाहर की जो भी समस्या हैं उनको निराकरण करने में अपने को समस्या आ रही थी। उसके लिए अपन ने ये संस्था इस 2017 में स्थापित की और बाहर गांव की कोई भी मंडियों की या जो भी समस्याएं रहती है उन पर अपन गहन रूप से विचार कर उसमें जो भी समस्याएं अपने उत्पादकों को आती है उसको दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसी प्रकार से 2017 में संस्था की स्थापना हुई। उसी समय जीएसटी की नई रिजिम आई। मतलब अब तब तक स्थिति ये थी कि कपड़े के ऊपर 0% टैक्स था, किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं था, तो हर व्यक्ति यहाँ का घबराया हुआ था। उन लोगों को अलग अलग सेशंस लेके, सेमिनार्स लेके और जो भी समस्याएं उनकी आती है उसको संस्था लेवल पर हमने सॉल्यूशन देने की कोशिश की। उस समय शुरुआत में जॉब जो होता है अपना, आज प्रोडक्शन का एक जुड़ा हुआ भाग है, जॉब पर 18% जीएसटी लगा था और बाकी नीचे की लाइन में 5% जीएसटी लगता था। तो संस्था ने केंद्रीय स्तर तक जाकर वहाँ पर मंत्रीगणों से मिलकर, कपड़ा मंत्री अपने वित्त मंत्री से मिलकर हमने वो 18% से 5% पर जीएसटी की रेट को अपन करवा के लिए, और उस समय जो भी विसंगतियाँ थी उनका बराबर फॉलोअप करके हमने धीरे धीरे उन समस्याओं को दूर किया और पूरी गति से यार्न जीएसटी में आने लग गया, कपड़ा आगे जीएसटी में जाने लग गया। जो भी वेट के वगैरह जो भी अड़चन थे, सी फॉर्म वगैरह के जो भी अड़चन थे वो सभी मिट गए और धड़ल्ले से, मतलब दबा के सब लोग केवल बिजनेस की तरफ ध्यान देने लगे। नए नए लूम आने लगे। आप समझिए 6-7 साल में, 7 साल पहले जितना प्रोडक्शन था उसका डबल प्रोडक्शन आज की तारीख में इचलकरंजी में है, क्योंकि सभी लूम जो कम स्पीड वाले थे, पुराने थे, लूम गए कोई भी नहीं, वो छोटी यूनिटों में जाते गए और नए एयरजेट लूम यहाँ पर बढ़ते गए। आज यहाँ पर टेक्सटाइल विभाग की मोटा मोटी शुरू से मैं जैसे देख रहा हूँ 2 समस्या मुख्य रहती है। यहाँ के विभिन्न उत्पादन की मुख्य लागत, पावर कॉस्ट, बिजली का खर्चा, जो कि जॉब का 30 से 32% तक लगता है, एवं आधुनिकीकरण के तहत नई लाई हुई मशीनें, उनकी लागत के कारण आने वाला डेप्रिसिएशन और ब्याज की लागत जो करीब करीब लागत का 40% हो जाता है। मतलब आप समझिए कि 75% हम लूम्स के ऊपर ब्याज और बाकी सब चीज़ें और पावर कॉस्ट पर अपना ये उत्पादन चलता है। अपने उत्पादन लागत का 75% हिस्सा उसमें चला जाता है, बाकी 15, 20, 25% में बाकी के सभी खर्चे निकलते हैं। अब तक शासन इस क्षेत्र के द्वारा तैयार किए गए इकोसिस्टम से उपलब्ध प्रचुर रोजगार के लिए उद्योग की लागत कम रहे, इसके लिए 1980-85 से राज्य सरकार पावर में हमें लगातार सब्सिडी देती जा रही है। उस कारण बाकी क्षेत्रों की अपेक्षा अपने यहाँ पर पावर लूम्स हमेशा वायबल रहे और नई टेक्नोलॉजी आने के बाद भी पावर टैरिफ के कारण हम लोग हमेशा अपर हैंड रहे और नए से नए प्रोडक्शन हम लोग कर पाए हैं। पिछले 5-7 वर्षों में सरकार द्वारा पावर सब्सिडी, जो कि पहले एक्सक्लूसिवली पावर लूम के लिए रहती थी, उसको साथ में 2-3 क्षेत्र और भी जोड़ दिए गए, जिसमें प्रोसेसिंग, साइजिंग एवं स्पिनिंग, इनको भी इस पावर सब्सिडी में जोड़ दिया गया। हमारे को अच्छा है उस घटक में भी पावर की सब्सिडी मिले और वो उनकी वायबिलिटी बने, उसका हमें बहुत ही अच्छा लगता है। पर पावर लूम में जो पावर की कॉस्ट टोटल लागत में जो परसेंटेज में लगती है उतनी बाकी घटकों में नहीं लगती है। पर आज ऊपर मंत्रालय में बैठे हुए जो भी अधिकारी हैं उनकी नज़र में टेक्सटाइल मतलब सभी टेक्सटाइल आ गया। पावर लूम की जान है, पावर की कॉस्ट बढ़ गई तो यहाँ पर वायबिलिटी रहनी बड़ी मुश्किल की काम हो जाती है। तो इस चीज़ पर
हमारे यहाँ से बराबर प्रतिवेदन जाते रहते हैं और जो भी समस्याएं आती है समय समय पर जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनका सेटलमेंट और आगे सुधारा होता जाता है। कहीं भी अड़चन आए तो वापस उसको सुधार के लेते हैं। थोड़ी बहुत जो भी समस्या है उसको हम लोग संस्थाओं के थ्रू महाराष्ट्र सरकार के पास पेश करेंगे और जो भी समस्या है उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। आपसे विनती यही है कि यह जो पावर सब्सिडी आप दे रहे हैं, हमारे को जो पावर सब्सिडी दे रहे हैं उसके बदले में जितना रोजगार उत्पन्न हो रहा है उस पर आप लक्ष्य दीजिए तो एक अच्छा रहेगा कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा लूम्स बढ़ाने में समस्या नहीं आएगी। नहीं तो एक बार हमारी वाइबिलिटी खत्म हो गई, जो इतना बड़ा इकोसिस्टम बना हुआ है, पूरे इकोसिस्टम पर ये असर आने वाला है। अभी 1/4/22 से जैसे मैंने पहले बताया कि एक तो पावर अपना सबसे बड़ा कॉस्ट है, दूसरा कॉस्ट मशीन की लागत। आज 40-40 लाख, 50-50 लाख, 35-35 लाख के लूम, 4-4 लूम, 2-2 लूम करके अपने उद्योजक यहाँ पर लाके लगाते हैं। अब तक क्या था, 1/4/22 तक अभी तक अपने को लगातार टप की सब्सिडी, स्टेट की सब्सिडी सभी मिल रही थी। अभी 1/4/22 से कुछ इम्प्लीमेंटेशन नए होने के कारण केंद्र सरकार का लक्ष्य PLI स्कीम्स पे जाने लगा है। अब जो PLI के दस्तावेज हम लोग संस्था लेवल पे जो भी पढ़ते हैं उसमें कोई भी दस्तावेज में शुरुआत 500 करोड़ से होती है। अब जाके थोड़ा थोड़ा लेवल कम किया है तो 100 करोड़ पे आया है। हम लोग देख रहे हैं हमारा 10 करोड़ का या 1 करोड़ का लेवल कब आएगा, उसके लिए हम दादा से विनती करेंगे केंद्र सरकार को। आप बताइए कि लघु उद्योग PLI में किस प्रकार से शामिल हो सके, उस पर आप विशेष जोर दिलाएंगे। एक विषय और था, केंद्र सरकार PLI स्कीम ला रही है। हम बोलेंगे PLI स्कीम आप बड़े उद्योगों पे लाइए, बड़े उद्योगों का प्रोडक्शन एक झटके से बढ़ता है, एक साथ देश की GDP पे भी उसका असर पड़ता है। हमारी इच्छा यह है कि आज की तारीख में हर साल 2000, 3000, 4000, 5000 लूम्स एयरजेट के बाहर से इंपोर्ट होके यहाँ पर आ रहे हैं। अब अपना नारा ही है कि भाई अपने देश में ही, अपने देश की ही चीज़ बननी चाहिए, पर मशीनें अपनी इंपोर्ट होके बाहर से आ रही है। जब भी प्रश्न करते हैं कि भाई अपनी मशीनें बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहती है, यहाँ पर नहीं बन पाएगी, पर अपने पश्चिम महाराष्ट्र का जो इकोसिस्टम है, आज कार मर्सिडीज यहाँ पे बन सकती है, तो आज की तारीख में जो यहाँ पर 4-5 बड़ी कंपनियों की मशीनें इंपोर्ट हो रही है, वो यहाँ पर बनने में मेरे हिसाब से समस्या नहीं आनी चाहिए। हमें केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर दोनों तरफ से प्रयास करके बड़ी कंपनियों को यहाँ पर मशीन बना सके, मशीन मेकिंग इधर हो सके। आज जैसे 4-5 कंपनियां बड़ी बड़ी है, वो अपने प्लांट यहाँ पर लगाए, जैसे चाइना में लगाएं, तो वो ये इकोसिस्टम को पूरी तरह से मजबूती मिलेगी और मशीनों की कीमतें इतनी सस्ती हो जाएगी कि हमको टप के लिए या बाकी सब्सिडी के लिए आपके पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि 10-20%, 25% अपने आप उसकी कॉस्टिंग कम आ जाएगी। और जो PLI में आज 12-12% तक आप लोग सब्सिडी दे रहे हैं, उसका भी हमें फ़ायदा मिल जाएगा। हम ये चाह रहे हैं कि मूल जहाँ पर हमको अड़चन हो रही है, उन अड़चनों को आप दूर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। अब एग्जीबिशन में सभी लोग पधारे हैं और इसमें आज भारत की नहीं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी फाइबर कंपनियां जिनसे अपना सूत बनता है, विस्कोज, नए नए टाइप के यार्न, लेंजिंग, अपना रिलायंस और ग्रेसिम, तीनों कंपनियां यहाँ पर आई हुई है। सभी लोग उसका फ़ायदा लेवें और जो भी समस्याएं आए उसके लिए अपन लोग संस्था से भी करते रहें। और सभी एग्जीबिटर्स का, सभी का मैं देश भर से आए हुए अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं और आप जिस अपेक्षा से इस वस्त्र नगरी में पधारे हैं वह पूर्ण हो, आपके इच्चलकरंजी में हो रहे व्यापार में गुणाकार वृद्धि हो। इतना ही कहकर मैं अपना 2 शब्द पूर्ण करूंगा। कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ, रोज का अभ्यास नहीं है, ज़्यादातर 10-20 लोगों के बीच में बोलते हैं। कुछ भी गलती हुई हो तो क्षमा कीजिए।